हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं मैथ स्ट्रैटेजी जो कि यूज़फुल रहेगी 2025 से 2026 के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो लेटेस्ट बुक के हिसाब से आपकी फर्स्ट एंड सेकंड बुक है। सो टोटल 13 नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके वहाँ पे हैं। फर्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका फर्स्ट बुक में आता है। एंड सेकेंड बुक में आपका आता है इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट बुक में अगर आप सेल्फ से स्टार्ट करना चाहते हो तो कहाँ से कर सकते हो? दैट इज फ्रॉम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। बहुत इजी चैप्टर है, बट राइट नाउ आपके स्कूल में ऑलरेडी बहुत कुछ स्टार्ट हो चुका होगा। सो अगर कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ऑर्डर। अगर कुछ फॉलो ऑलरेडी हो चुका है तो उसके हिसाब से आप रीअरेंज कर सकते हो। सो फर्स्ट बुक को अगर आपको फॉलो करना है तो पहले आप कर सकते हो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। रीजन बीइंग ये आपका ऑलरेडी ICSE में क्लास 10th में है एंड ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बट आपको कैलकुलेशन इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। बट येस, अगर आपको एक बार प्रैक्टिस कर लिया सो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी प्रॉपरली। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ये होगा। इसके बाद थर्ड में आप कर सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन फोर्थ में आप कर सकते हो रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन काफ़ी थियोरटिकल चैप्टर है एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, बिकॉज ये एट टाइम कन्फ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे अलग अलग से रूल्स अप्लाई होते हैं एंड कभी कभी आपको बियॉन्ड आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अब ऑब्वियसली बात है आप करोगे एप्लीकेशन, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ से आपके मेन टॉपिक कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप यहाँ से अच्छे से स्टडी कर रहे हो सो दैट यू नो ये टॉपिक इन डिटेल इन डेप्थ में कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होते हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता, ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती तो आपको एप्लीकेशन डेरिवेटिव नहीं आएगा, आपको इंटीग्रल्स नहीं आएगा, इंटीग्रल्स नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नहीं आएगा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा। सो ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बोल रखे, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, सारे ही इंटरलिंक्ड है विद ईच अदर। सो अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता है दैट बेसिकली मीन्स उससे आपको फिर ये वाले टॉपिक्स अच्छे समझ में नहीं आएंगे। सो जो मैंने आपको अभी चैप्टर्स बता रखे हैं अगेन ऑर्डर में है। सो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करोगे तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको करना है, देन इंटीग्रल्स करना है, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करनी है। सो ऑर्डर इसका सेम ही रहेगा जैसे यहाँ पे लिख रखा है एंड यही आपको फॉलो भी करना है। इसके बाद आप फिर कर सकते हो आप वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स आप कर सकते हो, देन 3D एंड देन लीनियर प्रोग्रामिंग। अगैन वेरी इजी, लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ईजी सा टॉपिक है जो आप इजीली कर लोगे। प्रोबेबिलिटी में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे करने में, रिप्रेजेंटेशन उसका लर्न करने में, बट लीनियर प्रोग्रामिंग काफ़ी ईजी है। वेक्टर एंड 3D की अगर मैं बात करती हूँ, 3D में प्लेन था जो कि रिमूव हो गया है एंड प्लेन में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे जो कि स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होते थे। तो दिस इज़ एन ओवरऑल ओवरव्यू हो चुका है आपके चैप्टर्स का। बता दिया आपको कौन सा चैप्टर करना है, कैसे करना है करके, एंड मेक श्योर आप लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन कैलकुलस है, बिकॉज आपको बताया मैंने कितने सारे उसके चैप्टर्स हैं जो कि लिंक्ड हैं, राइट। सो अगर आपको एक टॉपिक नहीं आएगा दूसरा टॉपिक नहीं आएगा। सो मेक श्योर आपको सारी टॉपिक अच्छे से पता है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से जो कि स्टार्ट होता है। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3D एंड रिलेशन फंक्शन। बिकॉज ये कंफ्यूजिंग है, दैट इज़ वाई रिलेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट भी है। इससे काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें आपको रियल लाइफ रिलेटिव एग्जाम्पल्स के साथ इसको थोड़ा बहुत लिंक करना पड़ता है। तो जस्ट मेक श्योर इसको आप अच्छे से कर रहे हो। बट हाँ, ये बोरिंग चैप्टर भी है। ईजी अगर बात करते हैं तो इन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एज सच डिफिकल्ट चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लगे, बट ओवरऑल ये चैप्टर बहुत आसान है। चैप्टर नॉलेज अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो वन शॉट वीडियो वॉच कर सकते हो। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होगा, अगर पास टाइम है सो मेक श्योर आप डिटेल वीडियो देख रहे हो। टाइम की कमी लग रही है, स्कूल से बहुत आपको होमवर्क मिल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत अदर चीज़ें हैं जो आपको हैंडल करनी है, तो वन शॉट देखो। बट डेफिनेटली वन शॉट या डिटेल लेक्चर्स में से आप कुछ ना कुछ देखना है एंड उसके हिसाब से नोट्स बनाने हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स बताएं जो कि आपके स्कूल में टीचर्स ने आपको नहीं बता रखे हैं। मे बी पास्ट ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पे वो करवाते हुए चलें, जो कि स्कूल में उतना अलाइन नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसके अलावा डिटेल क्वेश्चन, अगर डिटेल वीडियो देखोगे सारे ही क्वेश्चन वहाँ पे कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग पास्ट ईयर पेपर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनको लगते हैं कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे करके ये होगा। अब वन शॉट यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप चाहते हो कि आप सोल्यूशन देखो, आप ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप भी होता है जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक एंड PYQs मिल जाएंगे जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, उसमें आपको ऑफलाइन जो ऐप होता है उसका लिंक मिल जाएगा। सो कमेंट डाउन फॉर दैट एंड प्रैक्टिस आप बहुत सारे कर सकते हो वहाँ से क्वेश्चन बैंक से भी। अब अगर आपको लगता है कि NCERT इनफ है या फिर नहीं है, सो NCERT इज़ नॉट इनफ, बिकॉज आपके MCQs बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जो कि NCERT में गिवन नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस,
एज़ पर लेटेस्ट उतना NCERT रिवाइज नहीं होता है. सो आप चैप्टर्स के लिए उसे देख सकते हो कौन से टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन वाइज डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करोगे. NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट. NCERT आपको छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है, बट येस NCERT के हिसाब से आपको अलग रिसोर्सेज में भी डिपेंडेंट होना है. RD शर्मा हो गया, ऑल इन वन हो गया, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो कोई भी आप रेफर कर सकते हो सो दैट यू आर अवेयर अबाउट द लेटेस्ट पैटर्न, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अब यहाँ पे अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है, सो 10 आपको एटलीस्ट करना है सो दैट आप वहाँ पे अपना एग्जाम प्रेशर देख पाओ. अब जब प्रैक्टिस की मैं बात कर रही हूँ, सो आई वॉन्ट यू टू डू द पेपर इन 1 सिटिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का भी कर लेते, 1 घंटे का बाद में करते, और 3 घंटे का पेपर है, चलो ठीक है 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा. तो आपको जो पेपर देने होंगे अपने सैम्पल पेपर्स की, वो आपको एक ही सिटिंग में बैठ के देखनी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बैठ चुकी हूँ, अभी 10 बज रहा है, तो मुझे कंटिन्यूसली उसी हिसाब से बैठना है, ब्रेक बीच में नहीं लेना है, बिकॉज एग्जाम में भी आपको ब्रेक नहीं मिलता है. ओके, तो प्रैक्टिस आपको करना है. उसके अलावा आप मार्क कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन. हो सकता है सैम्पल पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन आए हो जो बहुत आसान रहे हो, ठीक है, वो आपको समझ में आ गए, कोई सिली मिस्टेक कर रखी है, सो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग इट. बट अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो जो आप 1 गो में नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग गया, तो उसे स्टार मार्क कर सकते हो सो दैट जो आपका एग्जाम नियर बाय हो आप उसे रेफर कर सको. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आप भूल जाओगे क्वेश्चन क्या था एंड इम्पॉर्टेंट. अगर आप दूसरा सेम क्वेश्चन करोगे, यू विल फील लाइक ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा था, बट आपको एक्जैक्टली पता नहीं चलेगा सोल्यूशन क्या था एंड ऑल दैट. सो मेक श्योर उसके लिए आप एक अलग नोटबुक बना ले रहे हो जहाँ पे आपके मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ऑफलाइन सोल्यूशन आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अगैन आपको कमेंट करना है, सो यू विल बी गेटिंग द लिंक फॉर दैट. फॉर्मूला शीट आपको बनानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट दी एंड आपकी वही काम आती है. एंड कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं. सो एट दी एंड स्टूडेंट बोलते हैं यार बहुत आसान सा आया था बट दिमाग में आया नहीं, तो दैट शुड नॉट हैपन. सो मेक श्योर फॉर्मूला शीट आपकी रेडी है. क्विक रिविजन में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी. एंड नॉर्मली भी आपको अगर आपको कुछ भूल चुके हो, आप स्लाइटली आपको मिसकंसेप्शन हो रहा है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. इसके अलावा रिविजन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो अगर आपने मान लो 3 चैप्टर्स कर लिए, उसके बाद 2 नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो टोटल आपने बेसिकली 5 चैप्टर्स कर लिए. सो मेक श्योर उन 5 चैप्टर्स का क्या कर रहे हो आप, रिविजन कर ले रहे हो ऑल टुगेदर, एंड उसके मिक्स क्वेश्चंस कर ले रहे हो. कोई भी बेसिकली कोई भी क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन पिक कर ले रहे हो, कोई दूसरी बुक का अपार्ट फ्रॉम NCERT एज वेल. सो वहाँ पे आप कोई रैंडम क्वेश्चन पिक करो, देखो आपको कितना टाइम लग रहा है, क्या आपको पुरानी चीज़ें याद है या फिर नहीं है. दैट विल गिव यू एन आइडिया किस टॉपिक को, किस चैप्टर को आपको ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है एंड कौन सा आपका वीक एरिया है. बिकॉज वीक एरिया आप ही डिसाइड करोगे, टीचर कांट गाइड यू ऑन योर वीक एरियाज. येस, अगर टीचर डेफिनेटली, अगर आपका कोई ट्यूशन टीचर है, उसको आपका टेस्ट वगैरह ले रखा है एंड दे नो अबाउट इट, तो डेफिनेटली दे कैन ट्रैक. बट नॉर्मली आपको अपने वीक एरियाज का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज कितने स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करते हैं, दे डोंट वांट टू गो टू ट्यूशन एंड ऑल, वो खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं. सो ऐसे ही करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है, किस में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. ओके, सो लास्ट यह है यहाँ पे सिली मिस्टेक्स प्लीज, लाइक मैंने आपको बताया सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको एनालाइज करना है उसका. सो प्लीज़ मेक श्योर आप कहाँ पे सिली मिस्टेक कर रहे हो, वो पार्ट पे आप हाईलाइटेड रहो. पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सिली मिस्टेक कर रही, कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको लगता था आपको आता है बट नहीं कर पाएगा. ठीक है, एंड राइटिंग आप कैसे कर रहे हो, बिकॉज अगैन सैम्पल पेपर में सोल्यूशन आपको गिवन होते हैं. आप कोई पास्ट ईयर पेपर ले लो, आप कोई पास्ट ईयर पेपर्स लेते हो तो उसमें आपको ऑलरेडी सॉल्व वर्जन दिया रहता है. 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लिखनी होती है. अल्टीमेटली जो डिफरेंट चैप्टर है आपका, यू नो कि ये चीज़ें ही इसमें लिखनी है, सो मेक श्योर यू आर राइटिंग दैट मच ओनली. ठीक है, ऑलरेडी प्लान आपका NCERT में सोल्यूशन गिवन होता है, वहाँ पे वो सोल्यूशन करते हैं एंड ऑन द राइट हैंड साइड दे मेंशन द फॉर्मूला. सेम थिंग यू हैव टू फॉलो इन योर एग्जाम एज वेल. इनिशियली अगर अभी से आप ये वीडियो देख के फॉलो करोगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड आपके लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना एंड उसको अच्छे से अप्लाई करना ही रह जाएगा, वरना आपको राइटिंग स्किल्स में ही फोकस करना पड़ेगा, जो कि नहीं फोकस करना पड़ेगा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. सो ऑल स्टेप्स टू बी मेंशन, लाइक आई टोल्ड यू, आपको ऑलरेडी NCERT में दिया रहता है कि यहाँ पे नॉर्मली सॉल्व हो रहा है, राइट साइड में फॉर्मूला मेंशनड है, और जो भी आप अप्लाई कर रहे हो जस्ट मेक श्योर यू आर टेलिंग दैट. बिकॉज वर्बली आप मुझे बता सकते हो वंस आई एम चेकिंग योर नोटबुक, बट वंस अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग शुड बी रिटन ओवर देयर. बिकॉज एग्जामिनर को आप नहीं बताओगे कि सर या मैम ये ऐसे हो रहा है, सेकंड स्टेप ये है एंड ऑल दैट. सो मेक श्योर अगर आपको कोई नोटबुक चेक कर रहा है, वो उन्हें खुद समझ में आ रहा है विदाउट आस्किंग यू एनीथिंग. ओके, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड फाइनल आंसर को लिखना है आपको इंपॉर्टेंट. आंसर बॉक्स में बना दो, क्योंकि कभी कभी आपका आंसर विजिबल नहीं होता, वैसे तो विजिबल होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग सो मच, आपका जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट नीट एंड क्लीन वर्क, सो मेक श्योर जब आप रिविजन करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप 10 सैम्पल पेपर्स दोगे, तो अल्टीमेटली आपका लिखने का तरीका, स्पेसिंग छोड़ना, मिस्टेक्स कम करना, वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाता है.
सो यहाँ पे क्रॉस चेक विद द मेथड्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सोल्यूशन कर लिया है ना, जस्ट क्रॉस चेक वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, उसके लिए आपको टाइम मिलता है. सो मेक श्योर आप टाइम भी विद इन जो भी आपका टाइम फ्रेम आपको गिवन है उसके हाफ एन आवर पहले आप कंप्लीट कर ले रहे हो, सो दैट यू कैन जस्ट गो अहेड विद ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आए थे फर्स्ट गो में. एक बार क्रॉस चेक कर लो विद द मेथड्स एज वेल. कभी कभी होता है ना गलत आंसर आ जाता है. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. इफ यू वांट मोर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैथ्स और अदर सब्जेक्ट्स, so please subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Bye everyone.